हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करेंगे आरसीसी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है टी एंड एल बीम्स। ठीक है, तो हमारे चैप्टर का नाम है टी एंड एल बीम्स। ठीक है, टी और एल बीम्स के बारे में हम कुछ डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो आज हम ये हमारा फर्स्ट पार्ट है। ठीक है, आज हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं टी एंड एल बीम को, इसलिए इसको हम फर्स्ट पार्ट मान लेते हैं। तो इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलें। तो सबसे पहले तो हम टी एंड एल बीम्स में देखेंगे टी बीम्स के बारे में। टी बीम्स फ्लैंज्ड सेक्शन। ठीक है, फ्लैंज्ड बीम्स देखेंगे हम, टी बीम्स फ्लैंज्ड बीम्स। ठीक है, तो इसमें हम देख लेते हैं इसकी इंट्रोडक्शन टू टी बीम्स, दैट मीन्स फ्लैंज्ड बीम्स। Concrete below neutral axis does not resist any bending moment but simply holds the tensile steel। ठीक है, जैसे कि आप सबको पता है कि जो कंक्रीट होता है बिलो द न्यूट्रल एक्सिस। ठीक है, तो न्यूट्रल एक्सिस क्या होता है ये मैंने पिछले वाले लेक्चर्स में आपको बता दिया है। जो पुराने टॉपिक थे लिमिट स्टेट मेथड के, उसमें न्यूट्रल एक्सिस के बारे में भी मैंने बताया है। अगर आपने वो नहीं देखे तो आप प्लीज़ वो भी देख लीजिए ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, इसका ऊपर ऊपर से बता देता हूँ। ठीक है, ये हमारे पास सेक्शन है बीम का। तो यहाँ पे टी बीम के सेक्शन की बात हो रही है, तो यहाँ पे मैं टी बीम बना देता हूँ। तो अभी यहाँ पे टी बीम मैंने बना दिया। मान लो यहाँ पे इसका न्यूट्रल एक्सिस बन रहा है, ये है इसका न्यूट्रल एक्सिस बन रहा है। ठीक है, न्यूट्रल एक्सिस क्या होता है ये मैंने पिछले वाले लेक्चर्स में बता दिया, आप वो देख लीजिए। ठीक है, तो ये न्यूट्रल एक्सिस है, तो ये बोल रहा है कंक्रीट बिलो न्यूट्रल एक्सिस डज नॉट रेसिस्ट एनी बेंडिंग मोमेंट। ठीक है, तो न्यूट्रल एक्सिस के नीचे, न्यूट्रल एक्सिस है ये वाला न्यूट्रल एक्सिस, इसके नीचे जो कंक्रीट है वो बेंडिंग मोमेंट को रेसिस्ट नहीं करता है। ठीक है, कंक्रीट बिलो न्यूट्रल एक्सिस डज नॉट रेसिस्ट बेंडिंग मोमेंट, बेंडिंग मोमेंट को रेसिस्ट नहीं करता है, बट सिंपली होल्ड्स द टेंसाइल स्टील। ठीक है, सिंपली होल्ड करता है टेंसाइल स्टील को, जितनी भी टेंसाइल स्टील है उसको सिंपली होल्ड करके रखता है। Also, the portion of concrete just above the neutral axis carries a very little compressive force। ठीक है, तो इसके ऊपर जो हमारे पास जो पोर्शन होता है, इसके थोड़े से ऊपर जो ये वाला जो पोर्शन है, ठीक है, ऑफ द कंक्रीट जस्ट अबव द न्यूट्रल एक्सिस कैरीज वेरी लिटिल कंप्रेसिव फोर्स। ठीक है, तो वेरी लिटिल कंप्रेसिव फोर्स को कैरी करता है, ये वाला जो एरिया है वो वेरी लिटिल फोर्स, कंप्रेसिव फोर्स को कैरी करता है। मान लो यहाँ तक का एरिया जो है वेरी लिटिल कंप्रेसिव फोर्स को कैरी करता है। ठीक है, देर इज ऑफ वेरी स्मॉल मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो फोर्स को बिकॉज द इंटेंसिटी ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेस देर इज अ वेरी स्मॉल मैग्नीट्यूड। ओके, this suggests that the section of the beam should have greater width at the top in comparison to the width below the neutral axis. Such a section is known as T section। ठीक है, तो ये कारण होने की वजह से हम क्या करते हैं, हम जो है जो टॉप की विड्थ है वो ग्रेटर रखते हैं, बीम की जो ग्रेटर विड्थ रखते हैं हम कहाँ पे, टॉप पे। ठीक है, this suggests that the section of the beam should have greater width at the top। टॉप पे greater width हम इसलिए रखते हैं, जो हमने ये देखा काज देखा। ठीक है, काज इज ए वेरी little compressive force। ठीक है, तो इसकी वजह से हम यहाँ पे टॉप पे ज्यादा हम इसका विड्थ रखते हैं, और top that is compression height in comparison to the width। ठीक है, in comparison to the width below the neutral axis। neutral axis में जो width है उसके मुकाबले में जो टॉप width है वो ज्यादा होती है। देखो जैसे यहाँ पे जो width है बीम की वो कम है और टॉप पे ज्यादा है टी बीम में। ठीक है, Such a section is known as T section or simply T beam। ठीक है, उन सेक्शन को हम T सेक्शन या फिर हम सिंपली उनको T beam भी बोलते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आ रहा होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। टी बीम्स आर मोर कॉमन देन रेक्टेंगुलर बीम्स। ठीक है, तो टी बीम जो है मोर कॉमन होते हैं, मतलब मोर कॉमनली इसको यूज किया जाता है टी बीम को रेक्टेंगुलर बीम के मुकाबले में, बिकॉज वन स्लैब्स एंड हैंगिंग बीम्स आर कास्ट मोनोलिथिकली। ठीक है, जब हम स्लैब और बीम को साथ में कंस्ट्रक्ट करते हैं, व्हेन द स्लैब एंड बीम्स आर कास्ट मोनोलिथिकली। ठीक है,
when the slab and hanging beam, sorry, when the slab and hanging beam, जब हम क्या करते हैं स्लैब और हैंगिंग बीम साथ में कंस्ट्रक्ट करते हैं, जब स्लैब एंड हैंगिंग बीम हम क्या करते हैं साथ में कंस्ट्रक्ट करते हैं, तो तब उस केस में हम टी बीम्स मोर कॉमनली यूज करते हैं। दे ऑटोमेटिकली फॉर्म्स ए टी बीम, ठीक है, ऑटोमेटिकली उसमें टी बीम फॉर्म हो जाता है हमारे पास, ठीक है। जब हम स्लैब और ओवरहैंगिंग बीम जो है कास्ट करते हैं एक साथ, तब हमारे पास ऑटोमेटिकली टी बीम क्या हो जाता है, फॉर्म हो जाता है, ऑटोमेटिकली क्या फॉर्म हो जाता है, टी बीम फॉर्म हो जाता है। Under the action of externally applied loads, the beam along with some portion of slab deflects simultaneously as shown in the figure। तो उसमें क्या हो जाता है, जो एक्सटर्नल लोड हम अप्लाई करते हैं उसकी वजह से जो पोर्शन है स्लैब का वो डिफ्लेक्ट करता है। तो ये यहाँ पे दिखाया हुआ है, नीचे दिखाया हुआ है। तो जैसे कि मैंने बात की थी टी बीम की, तो यहाँ पे टी बीम फ्लेंज्ड सेक्शन दिखाया हुआ है, ये आप देख सकते हैं, ये टी बीम है, ये आपको दिख रहा है टी शेप में है, इसलिए ये टी बीम इसको हम कहेंगे। ये इससे आगे ये वाला टी बीम बन जाएगा, ठीक है। ये बीम जो है ये एल बीम बन जाएगा। तो ये जो है ये हमारे पास यहाँ पे रीइंफोर्समेंट है, ये जो है यहाँ पे आप देख रहे हैं डार्क डार्क, ये रीइंफोर्समेंट है। दैट मीन्स AST हम इसको बोल सकते हैं, दैट मीन्स एरिया ऑफ स्टीयरिंग टेंशन। ये है विड्थ ऑफ वेब, ठीक है। ये वाला पोर्शन जो है इसको हम फ्लैंज बोलते हैं, ये वाला सॉरी, ये वाला जो पोर्शन है इसको हम वेब बोलते हैं, और ये वाला जो पोर्शन है इसको हम फ्लैंज बोलते हैं, ठीक है। तो ये आगे फ्लैंज की विड्थ, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आ गया फ्लैंज की विड्थ, और ये हमारे पास आ गया ये वेब है, दैट मीन्स ये आ गया विड्थ ऑफ वेब BW, ठीक है, ये वेब है। और इसको हम रिब भी बोलते हैं, RIB रिब, ठीक है। उसके बाद ये हमारे पास यहाँ पे हमने रिफ्लेक्शन शो की है, आप देख सकते हैं। और ये जो टोटल क्या है, ये है स्लैब, ये यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है, ये स्लैब है। ये है हमारे पास DF, डेट मीन्स डेप्थ ऑफ फ्लैंज, ठीक है। The portion of slab assisting in resisting the effect of external loads is called flange, ठीक है। तो अगर हम बात करें उस पोर्शन की, द पोर्शन ऑफ स्लैब, स्लैब का पोर्शन असिस्टिंग इन रेसिस्टिंग द इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल लोड, ठीक है। वो वाला पोर्शन स्लैब का जो हमें असिस्ट कर रहा है, जो हमें हेल्प कर रहा है, ठीक है, जो हमें हेल्प कर रहा है रेसिस्टिंग द इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल लोड, जो भी एक्सटर्नल लोड जो पड़ रहे हैं बिल्डिंग पे, तो उसको रेसिस्ट करने में जो पोर्शन हमें हेल्प कर रहा है उसको हम बोलते हैं फ्लैंज बोलते हैं, ठीक है। स्लैब का जो वाला पोर्शन हमें हेल्प कर रहा है एक्सटर्नल लोड को रेसिस्ट करने में, उसे हम फ्लैंज बोलते हैं, ठीक है। उसे हम क्या बोलते हैं, फ्लैंज बोलते हैं, फ्लैंज ऑफ द टी बीम का फ्लैंज, ठीक है। एंड द पोर्शन ऑफ द बीम बिलो द स्लैब इज कॉल्ड वेब और रिब। तो जो पोर्शन जो है स्लैब के नीचे वाला पोर्शन, जैसे ये स्लैब है, इसके नीचे वाले पोर्शन को हम कहते हैं वेब, ठीक है। द पोर्शन बिलो द स्लैब आर नोन एज द वेब और रिब, इसको हम वेब या फिर रिब कहते हैं। ये वाला पोर्शन ये आ गया वेब और रिब, ये भी वेब और रिब हो गया, ठीक है। आई होप आपको सब चीज़ें समझ में आ रही होंगी, फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट इसमें पॉइंट है, बीम्स आर मोनोलिथिकली कास्टेड विद RCC slab and the shear reinforcement are stirrups and bent up bars of beam are extended into slab and hence they both resist the compressive stresses jointly, ठीक है। तो जैसे कि हमने बात की कि बीम्स और स्लैब को जहाँ पे हम कंस्ट्रक्ट करते हैं मोनोलिथिकली, मतलब बीम्स और स्लैब को एक साथ कंस्ट्रक्ट करते हैं, तो वहाँ पे हमारे पास टी बीम बन जाता है। तो हमने ये पहले ही देखा, ठीक है। मोनोलिथिकली हम कास्ट करते हैं किसको, बीम्स और स्लैब को, ये आ गया बीम और ये आ गया स्लैब, तो वो हमारे पास टी बीम बन जाता है, ये तो हमने पीछे ही देखा था। एंड द shear reinforcement दैट मींस स्टीरअप, shear reinforcement को हम स्टीरअप्स भी बोलते हैं, shear reinforcement को हम क्या बोलते हैं, स्टीरअप्स भी बोलते हैं।
and the shear reinforcement and the bent up bars of beam are extended into slab। ठीक है, तो जो shear reinforcement है या फिर हम बोल सकते हैं bent up bars जो हमारे पास होते हैं उनको हम extend करते हैं into the slab में, and hence they both resist the compressive stresses। तो ये both क्या करते हैं, resist करते हैं किसको, compressive stresses को jointly। ठीक है, jointly ये क्या करेंगे, compressive stresses को resist करेंगे। ठीक है, तो आपको मैं डायग्राम दिखाऊंगा, आपको उससे समझ आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ उसमें। तो जैसे कि मैंने टी सेक्शन पीछे दिखाया था वो बेंड हुआ था, उसी का मैंने ये यहाँ पे पोर्शन दिखाया हुआ ये। ठीक है, तो ये क्रॉस सेक्शन है टी बीम का। ये यहाँ पे हमारे पास रीइंफोर्समेंट है, जैसे मैंने आपको बताया था। ये है मेन स्टील ऑफ बीम। ठीक है, ये है मेन स्टील बीम की। ये है एंकर बार्स ऑफ बीम। ये क्या है, एंकर बार्स है बीम के। ठीक है, उसके बाद ये हमारे पास वेब है, जैसे कि मैंने पीछे ही बात की, ये वेब है, इसको हम रिब भी कहते हैं, जैसे मैंने पीछे बात की। उसके बाद ये जो है फ्लैंज है, ये ऊपर वाली क्या है, फ्लैंज है। ये हमारे पास आ गया 45 डिग्री एंगल। और ये है हमारे पास ये जो है ये अंदर वाली ये है शेयर स्टीरअप ऑफ बीम। ये क्या है, शेयर स्टीरअप ऑफ बीम। ठीक है, ये शेयर फोर्स को रिसिस्ट करता है। शेयर स्टीरअप क्या करती हैं, शेयर फोर्स को रिसिस्ट करती हैं। उसके बाद हम यहाँ पे बात करें आरसीसी स्लैब। ये क्या है, आरसीसी स्लैब। ये आ गया आरसीसी स्लैब, इसको हम फ्लैंज भी बोलते हैं। ये हमारे पास बीम है, इसको हम बोलते हैं वेब। ठीक है, एक्टिंग एज ए फ्लैंज, आरसीसी स्लैब एक्टिंग एज ए फ्लैंज। यहाँ पे ये हमारे पास आगे बेंट अप बार्स ऑफ स्लैब, ये आगे बेंट अप बार स्लैब के। ठीक है, एंड ये हमारे पास आगे स्ट्रेट बार्स ऑफ स्लैब, ये आगे स्ट्रेट बार्स हमारे पास स्लैब के। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गई होगी ये डायग्राम। तो ये फिगर किसके लिए है, हमारे पास बीम मोनोलिथिकली कास्ट विद स्लैब। ठीक है, जब हम बीम को, ये जो बीम है इसको कास्ट करते हैं मोनोलिथिकली, मतलब एक साथ स्लैब के साथ। ठीक है, तो जब बीम और स्लैब एक साथ हम कंस्ट्रक्ट करते हैं, एक साथ हम बनाते हैं, तो हमारे पास टी बीम फॉर्म हो जाता है। ठीक है, तो वही है बीम मोनोलिथिकली कास्ट विद स्लैब। दैट मीन्स reinforcement डिटेल ऑफ ए टी बीम। टी बीम क्यों, क्योंकि जब हम बीम और स्लैब एक साथ बनाते हैं हमारे पास टी बीम तैयार होता है। दैट मीन्स टी शेप का एक स्ट्रक्चर तैयार होता है जिसको हम टी बीम बोलते हैं। ठीक है, आई होप आपको सब चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। फिर भी आपको कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपके लिए ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो मैं ला सकूं। और वीडियो अच्छी लगे तो फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलें, और कमेंट में ज़रूर बताएं कि क्या आपको कौन सा टॉपिक इसमें से अच्छा लगा, ताकि मैं इसमें आगे के जो भी वीडियो लेक्चर्स हैं उसमें मैं इम्प्रूवमेंट कर सकूँ। नेक्स्ट हमारे पास टी बीम में ही पॉइंट है। In T-beam, the slab extends an equal distance on either side of a rib, and a similar beam at the end of a slab forms a L-beam as shown in below। ठीक है, तो जैसे कि हमने बताया, तो जो टी बीम होगा, टी बीम में स्लैब जो है एक्सटेंड करता है एंड इक्वल डिस्टेंस ऑन आइदर साइड। ठीक है, इक्वल डिस्टेंस आइदर साइड हमारे पास यहाँ पे ये होता है, एक्सटेंड होता है आइदर साइड में। ठीक है, यहाँ पे जैसे टी है, इस साइड भी इक्वल डिस्टेंस होगा, इस साइड भी ये टी है, इस साइड भी इक्वल डिस्टेंस, इस साइड भी इक्वल डिस्टेंस। तो इसके बाद जो हमारे पास पोर्शन बचेगा वो एल सेक्शन बन जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये हमारे पास है एल बीम, ये एल बीम है, ये टी बीम है, ये भी टी बीम है। ये हमारे पास लेंथ है यहाँ से लेकर यहाँ तक L1, और ये लेंथ है L2। ये है हमारे पास डेप्थ ऑफ फ्लैंज। ठीक है, ये फ्लैंज है पूरी, तो ये आगे इसकी डेप्थ। ठीक है, ये आगे विड्थ ऑफ फ्लैंज, ये वाली यहाँ से लेकर यहाँ तक विड्थ ऑफ फ्लैंज, ये भी विड्थ ऑफ फ्लैंज, ये भी विड्थ ऑफ फ्लैंज है। तो ये विड्थ ऑफ फ्लैंज, इसको F1 दे दिया, F2 F3। ठीक है, और ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास फ्लैंज्ड बीम्स। ठीक है, ये वाला पोर्शन क्या है, फ्लैंज्ड बीम्स। तो आप ये देख सकते हैं, डायग्राम हमने पहले भी देखी थी, अभी हम इसको 3D में देखते हैं, बस इतना ही फर्क है। तो इसका नोट हम देखें, sometimes due to architectural conditions T-beams are provided in inverted position and are called inverted T-beams। ठीक है, तो इन्वर्टेड टी बीम्स क्या होता है, जैसे कि हमारे पास टी बीम्स हमने देख लिया, तो इसको हम उल्टा कर देते हैं बीम को। इसको अगर जैसे मान लो ये हमारे पास टी बीम है, ठीक है, इस तरीके का कुछ टी बीम होता है।
ये टी बीम है। इसको अगर हमने उल्टा बना लिया, किसी कंडीशन में हमें रिक्वायरमेंट भी होती है, तो इसको हमने अगर उल्टा कास्ट कर लिया इस तरीके से, तो ये हो गया हमारे पास इन्वर्टेड टी बीम। ठीक है। तो वो किस लिए हम समटाइम्स हमें आर्किटेक्चरल कंडीशन के लिए करना पड़ता है, मतलब किसी जो एरिया है, किसी एरिया को एस्थेटिक देने के लिए, उसको अलग शेप देने के लिए हमें इसको उल्टा भी करना पड़ सकता है टी बीम को। तो उसको ही हम कहते हैं इन्वर्टेड टी बीम। इन्वर्टेड का मतलब होता है उसका उल्टा। जैसे टी बीम का इन्वर्टेड है, दैट मीन टी बीम का उल्टा। तो टी बीम को हमने उल्टा कर दिया, वो आ गया इन्वर्टेड टी बीम। ठीक है। आई होप आपको पता चल गया होगा कि इन्वर्टेड टी बीम क्या होता है। ठीक है। इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलें। थैंक यू।